नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। पियाजे ने क्या कहा था, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था। आपके सामने ये विषय वस्तु उपलब्ध है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है। अर्जन अधिगम, जीन पियाजे लेवास्की, है ना। और ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, वीडियो कर लीजिए लाइक और अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं भाषा से, ठीक है। भाषा अर्जन और अधिगम में भी क्या अंतर है, इनको भी पूरी तरह से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आज हम जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा जो वर्ड है वो भाष धातु से बना है। किससे? संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर भाषण करना। क्या करना? बोलना या भाषण करना, मतलब संप्रेषण। अगर हम देखें तो संप्रेषण ही एक भाषा नहीं है। संप्रेषण से बहुत आगे बढ़कर भी क्या होता है, भाषा होती है। भाषा का दृष्टिकोण कैसा है? व्यापक है, समग्र है। क्या है? व्यापक है, समग्र है, ठीक है। मैं कह दूं मैं संप्रेषण कर रहा हूं, आप बोल रहे हो, मैं आपके भावों को, आपके विचारों को समझ रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं। मेरी अभिव्यक्ति को आप ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मात्र यही भाषा नहीं है। भाषा का दृष्टिकोण व्यापक होता है। भाषा हमारे ज्ञान के सृजन में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहायता करती है। क्या करती है? ज्ञान सृजन में भी क्या करती है? सहायता करती है। और हमारे जो संज्ञान है, मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके विकास में भी भाषा का महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, जिसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी व्यक्तित्व होता है ना, हमारा व्यक्तित्व को निखारने का काम भी भाषा करती है। कैसे कि मैं कितने अच्छे तरीके से आपके सामने किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आप अपनी बात को किस प्रकार से मेरे सामने रख पा रहे हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व का भी निर्धारण करती है, ठीक है। मानव विकास में क्या होती है? सहायक भाषा सहायक होती है साथियों, ठीक है। अब एक बात होती है, भाषा किससे आती है? क्या भाषा को आप उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं मित्रों, हम भाषा को कतई उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक अर्जित संपत्ति होती है। क्या कैसी संपत्ति होती है? अर्जित, ठीक है, जो हम परिवेश से या पर्यावरण से अर्जित करते हैं। अनुकरणजन्य प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अनुकरणजन्य। कैसे कि बच्चा पैदा होते ही भाषा थोड़ी सीख लेता नहीं, जैसे जैसे वो अपने माता पिता को, अपने परिजनों को बोलता हुआ सुनता है, उसी के अनुकरण से वो भाषा सीखता है, अर्जित करता है। और भाषा परंपरागत है मित्रों, इसको हम अर्जित कर सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? उत्पन्न नहीं कर सकते। और भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील प्रक्रिया भी होती है भाषा। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो मैं किसी बात को जिस प्रकार से कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि 50 साल बाद में भी मैं इसी लैंग्वेज में यही बात कहूँगा। नहीं, इसमें भी बहुत परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। और भाषा का एक जो मानक स्वरूप जरूर होता है। क्या होता है? मानक स्वरूप जरूर होता है साथ ही, कि उसकी लिपि होती है। और ये जैसे कि अंतिम वर्ड है तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, भाषा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है मित्रों। किस ओर से? कठिनता से सरलता की ओर जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी भाषा के अंदर पकड़ होती जाएगी, हम हर चीज़ को आसानी से करते चले जाएंगे, तो ये क्या होता? कठिनता से सरलता की ओर चली जाती है मित्रों, ठीक है। आई थिंक भाषा को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। संप्रेषण ही भाषा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। भाषा का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है, ज्ञान सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो हमारे विचारों के विनिमय भी है, ठीक है। और हमारा जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी भाषा को क्या करता है? प्रभावित करता है। मानव विकास में सहायक और व्यक्तित्व को निखारने में का कार्य भी भाषा करती है मित्रों। कौन करती है? भाषा करती है। तो भाषा के विविध रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप हैं मैं आपको बता दूं। भाषा के 3 रूप हैं मित्रों। कौन कौन से? मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा। मातृभाषा कौन सी? जो हमारी माता, जो हमारी माँ, जब हम पैदा हुए थे जिस भाषा में हमारी माँ ने हमसे बात की थी, वो हमारी मातृभाषा होती है। क्या होती है? मातृभाषा होती है। मतलब कैसी भाषा? कि पहली भाषा, इसे बोल सकते हैं पहली भाषा या फिर मातृभाषा। क्या बोल सकते हैं? पहली भाषा या फिर मातृभाषा हम इसे बोल सकते हैं, माँ की भाषा, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? ये स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है साथियों। अब मैं आपको बात बताऊँ, हमें स्वप्न भी आते हैं ना, तो मातृभाषा में ही आते हैं। किस में आते हैं? सपना भी आता है ना आपको, तो मातृभाषा में ही आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हमने सर्वप्रथम स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से
बिना किसी के दबाव से, बिना किसी के सिखाए हमने जो अर्जित किया वो मातृभाषा है, हमारी मातृ बोली है, मातृभाषा है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति इसी में होती है। चाहे आप कितनी भी इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, अगर आपकी मातृभाषा अगर कोई दूसरी है तो उसके कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वर्ड मातृभाषा का वर्ड उस भाषा में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है मातृभाषा हर जगह। ठीक है, तो आपकी जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है वो भी किस में होगी? मातृभाषा में ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा क्या होती है साथियों, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो राष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है, बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उस राष्ट्र के जो उस भाषा को बोलते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हिंदी को भारत में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई लैंग्वेज जिसे उस क्षेत्र के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोला जाता है। अब हम अगर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो उसका ये जरूरी नहीं है कि उस भाषा का मतलब संविधान में उल्लेख हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पर देश का जो साहित्य होता है साथियों, कौन होता है? देश का साहित्य होता है। ठीक है, उसकी संस्कृति है और देश की अस्मिता है, वो किस पर डिपेंड करती है? उस देश की वो जो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली गई भाषा है उस पर करती है। ठीक है, तो भारत में जो हिंदी है, हिंदी बहुत साहित्य है, इसकी संस्कृति अस्मिता है, तो ये हिंदी पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, पर मैं आपको बता दूं हमारी आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है मित्रों, राष्ट्रभाषा नहीं है। और हम बात करते हैं अब राजभाषा किसकी? 3 नंबर हमारा तो छोटा सा टॉपिक है राजभाषा। राज के कार्यों में जैसे शिक्षा हो गई, प्रशासन हो गया, न्याय हो गया, ठीक है, विधि है, इसके संबंध में जो भी भाषा यूज ली जाती है वो कौन सी है? हमारी राजभाषा होती है। ठीक है साथियों, राजभाषा होती है। ठीक है, इसका संविधान में उल्लेख कहाँ है? भाग 17 के अंदर। कहाँ है? भाग 17 के अंदर। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 343(1) के अंदर राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है साथियों। कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, कब बनी थी? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मैं आपको बता दूं, यहीं पर हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, ओके। अब एक बात बताऊं आपको, राजभाषा संबंध में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। क्या हो सकती है? राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। इसके संबंध में आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही लंबा सेशन होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, और हिंदी पेडागोजी मैं आपके लगभग 5-6 कक्षाओं में कंप्लीट करवा दूंगा। अगर इसी तरह आप पढ़ते गए और पेन पेंसिल नोटबुक अगर साथ में लेकर पढ़ते हो, मैं जो वर्ड बोलता हूँ उनको लिखिए, ये वर्ड ही आपको एक पैराग्राफ बनाने में मजबूर कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण जो वर्ड हैं वो हमारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि मैं कोई वर्ड बोलता हूँ बहुभाषिकता, ठीक है, तो बहुभाषिकता क्या होती है? ये वर्ड ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र की। त्रिभाषा सूत्र कब आया था? 1964-66। किसने दिया था? दौलत सिंह कोठारी आयोग ने 1964-66 में, जिसका जो पूरा मतलब प्रतिवेदन है वो 68 में आया था। और दौलत सिंह कोठारी कहाँ के थे? उदयपुर के दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इन्होंने पहली बार त्रिभाषा सूत्र की बात की थी। और अब जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, इसमें भी त्रिभाषा सूत्र का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है। ठीक है, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है ये हम आपको बता देते हैं। पहली भाषा कौन सी होती है? यह मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। पहली भाषा, बच्चे की पहली भाषा कौन सी? मातृभाषा है, तो उसी मातृभाषा में बच्चे को अधिगम करवाया जाएगा, अध्ययन करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हो सके तो आप प्रारंभिक शिक्षा है पूरी की पूरी किस में ले सकते हो? मातृभाषा में ले सकते हो। 2020 की जो नई शिक्षा नीति उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हो सके तो आप माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा का यूज कर सकते हो, जबकि आपको 1 से 8 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा तो इसमें ही देनी पड़ेगी आपको, किसमें? मातृभाषा में ही देनी पड़ेगी साथियों। ये आप जो नई शिक्षा नीति 2020 उसको पढ़ लेना। ठीक है, दूसरी भाषा शिक्षा जो भाषा होती है वो हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा राज्य होती है उसमें एक अन्य कोई आधुनिक अगर भारतीय भाषा है जैसे कोई अंग्रेजी है तो उसको हम दूसरी भाषा के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है ऐसे राज्यों में हिंदी या फिर अंग्रेजी कोई भी भाषा हो सकती है जो सेकंड लैंग्वेज होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है मातृभाषा। अगर कोई हिंदी भाषा राज्य है तो उसमें हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा ले सकते हैं। ठीक है,
भाई हिंदी जो भाषा राज्य है उसमें मातृभाषा कौन सी आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, तो दूसरी भाषा कौन सी आ जाएगी, अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे भी राज्य हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है, जैसे कि मलयालम है तो वहाँ पर कौन सी भाषा ले लेंगे हम, मलयालम लेंगे मातृभाषा, या फिर अगर वहाँ पर सेकंड भाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और तृतीय भाषा हमारे सामने इस प्रकार आती है, हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी हो सकती है या फिर कोई एक आधुनिक भाषा भी हो सकती है, ठीक है। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्या होता है, अंग्रेजी या फिर एक आधुनिक भाषा होगी, ठीक है। ये त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो आपके सामने इस प्रकार है। मित्रों भाषा अर्जन क्या होता है, ठीक है। भाषा अर्जन एक होता है भाषा अधिगम। अर्जन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हो, क्या कर लेते हो, स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हो। और अधिगम का मतलब होता है उसके ऊपर आप परिश्रम करते हो, कुछ मेहनत करते हो, फिर उसका अधिगम या उसको सीखते हो, मतलब कुछ आप प्रशिक्षण या फिर श्रम के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए अधिगम हो जाता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन कैसा हुआ, स्वाभाविक हुआ। अब भाषा अर्जन को आप सीधे से सीधे जोड़ो अपनी माँ के द्वारा बोली गई पहले वो वर्ड जो आपको आज तक याद है, मतलब जब आपका जन्म हुआ था, जब आपके घर में जो भाषा बोली गई थी, जो बोली जा रही थी, उसको आपने सीख लिया किसके द्वारा, एक पर्यावरण के द्वारा, किसके द्वारा, परिवेश के द्वारा। पर्यावरण से भाषा ने आपने भाषा को ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब हुआ जो परिवेश होता है वो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अधिगम में भी महत्वपूर्ण भूमिका परिवेश निभाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक अनौपचारिक तरीका हुआ, कैसा हुआ, अनौपचारिक तरीके से आपने क्या कर लिया, भाषा अर्जन कर लिया। कैसे कि आपको किसी ने रूल थोड़ी पढ़ाए थे कि आप ये भाषा सीखो, नहीं ना। कोई बच्चा मारवाड़ी है, जब वो पैदा हुआ था तो वहाँ की बोली कौन सी, तो मारवाड़ी थी। तो मारवाड़ी को विशेषज्ञ अगर थोड़ी बच्चे को बताएंगे कि तू ये पढ़, फिर आपको मारवाड़ी नहीं, आपने स्वाभाविक रूप से सहज तरीके से बिना किसी शिक्षा प्रणाली के आपने भाषा का अर्जन कर लिया, भाषा को आपने अर्जित कर लिया, तो वो मातृभाषा आपका अर्जन हो गई, ठीक है। ये एक अचेतन प्रक्रिया होती है, कैसी, अचेतन प्रक्रिया की। आप चेतन रूप में किसी वर्ड को थोड़ी सीखते हैं, नहीं। जैसे कि किसी बात को हम बात करते हैं कि आपको स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। बच्चे को स्कूल का कुछ पता नहीं, स्कूल की मीनिंग क्या होती है, स्कूल स्पेलिंग क्या होती है, नहीं। पर अगर वहाँ पर मारवाड़ी है, वो स्कूल वर्ड बोल रहे हैं, इंग्लिश का वर्ड है स्कूल, फिर भी वो उसको सीख जाएगा, क्या कर देगा, सीख जाएगा। कि घर चला जा रहे, घर जा, घर जा, इधर आ, ओ छोरे, ओ छोरी, ऐसे वर्ड अगर वो बोलेगा तो बच्चे नहीं सोचेगा ये क्या है, वर्ड में कुछ नहीं है, पर वो स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेगा इस चीज़ को, क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा। वो अब अचेतन प्रक्रिया है, कैसी अचेतन प्रक्रिया है, कोई ध्यान नहीं देगा वर्ड पर, बस ऑटोमेटिक उसको ग्रहण करता चला जाएगा, ठीक है। ये अनौपचारिक प्रक्रिया होगी, बिना शिक्षा के हो गई, बिना शिक्षा प्रणाली के क्या हो गया, भाषा अर्जन हो गया। अब एक बात आती है महत्वपूर्ण चीज़ है कि परिवेश से भाषा अर्जन बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, माता पिता जो भाषा बोलते हैं उसमें बच्चा अपना कोई अलग एफर्ट नहीं लगाता, कोई ध्यान नहीं लगाता है, बस उसको सुनता जाता है, उसको सीख जाता है, मतलब सहज है, स्वाभाविक है, अनौपचारिक प्रक्रिया हो गई है ना, बिना शिक्षा प्रणाली की हो गई, प्राकृतिक रूप से हो गई। तो अर्जन को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ पाए होंगे। और अब बात आता है अधिगम, भाषा अधिगम क्या होता है, ठीक है। तो अधिगम एक प्रकार की औपचारिक तरीका है, क्या है, औपचारिक तरीका है भाषा अधिगम। जैसे कि आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश सीखने कहाँ जाओगे, विद्यालय में जाओगे, तो वहाँ पर औपचारिक शिक्षा आपको दी जाएगी, ठीक है। आप चेतन रूप से सीखेंगे, क्या सीखेंगे, आप चेतन रूप में रहकर उस चीज़ को सीखेंगे। हाँ वहाँ पर भी आपको परिवेश ही दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश स्पोकन आपको करवाया जाएगा, तो आपके सामने एक प्रकार का माहौल क्रिएट होगा, और आप जैसे जैसे उस भाषा को सुनेंगे, जैसे आपके सामने माहौल बनेगा, तो आप भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो ये क्या हो, परिवेश का इफेक्ट हुआ पर, और आपको इंग्लिश सीखना है तो इसका ये चेतन है, आप चेतन अवस्था में हैं, ठीक है। तो भाषा अधिगम क्या हुआ, चेतन अवस्था में हुआ। संस्थागत प्रक्रिया कैसी है, संस्थागत प्रक्रिया है, मतलब किसी संस्था विशेष में जाकर आप पढ़ेंगे, जहाँ पर कुछ नियम होंगे, जहाँ पर कुछ कानून कायदे होंगे, जहाँ पर एक टीचर आपको पढ़ाने के लिए होंगे, जहाँ पर आपको बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, ठीक है। निश्चित कार्यक्रम आपको कंप्लीट करवाया जाएगा वहाँ पर। बालक को अगर हम समृद्ध भाषाई परिवेश दे हुए हैं तो वो क्या अधिगम भी अच्छा कर लेता है। तो अधिगम क्या होता है, देखो अधिगम होता है व्यवहारगत परिवर्तन, क्या होता है, व्यवहारगत परिवर्तन, ठीक है। तो व्यवहारगत परिवर्तन कैसे आते हैं, परिश्रम से आते हैं, कैसे आते हैं, परिश्रम से आते हैं या फिर प्रशिक्षण से आते हैं। जबकि जो भाषा अर्जन है वो एक स्वाभाविक है, सहज है, अनौपचारिक प्रक्रिया हो गई, ठीक है, अनौपचारिक हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं अर्जन और अधिगम में क्या फ़र्क है, अर्जन और अधिगम में क्या क्या फ़र्क है साथियों। देखो जो दोनों भी चीज़ है ना,
ये जो अर्जन है ये कैसी है, प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक है। जैसी अपनी माँ लैंग्वेज बोल रही थी वैसा आप बोल रहे हैं, ये प्राकृतिक है। जबकि ये नियमबद्ध है। क्या है, नियमबद्ध है। ठीक, आपको संस्कृत सीखना है तो आपके सामने परिवेश बनाया जाएगा कृत्रिम रूप से, है ना। विद्यालय में जाकर अध्यापक जी, गुरु जी आपके सामने संस्कृत में बातचीत करेंगे, है ना, वार्तालाप करेंगे, आपके सामने पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, संस्कृत भाषा बोलेंगे। तो आपके सामने एक माहौल क्रिएट किया गया है। ठीक है, माहौल क्रिएट किया गया है, उसी के जरिए आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है अचेतन प्रक्रिया। क्या है, तो भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। बिना किसी चेतन के, बिना किसी सोच विचार के आप उस वर्ड को ग्रहण कर लेंगे और वो आपकी मातृभाषा है, उसको आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे। जबकि अधिगम क्या होता है, चेतन होता है। क्या होता है, चेतन अवस्था होती है। जैसे कि अधिगम वर्ड है, अधिगम वर्ड आपने कहाँ से सीखा है, जैसे कि आप कोई BST या फिर बीएड करने के लिए गए, वहाँ पर अधिगम आपने वर्ड देखा तो आपने उसको गौर किया, अधिगम वर्ड होता है क्या, तो आपने चेतन अवस्था में आकर उस वर्ड को सुना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चेतन अवस्था हो गई। अब देखो यहाँ पर जो परिवेश होता है वो प्राकृतिक होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक परिवेश होता है। जबकि यहाँ पर जो परिवेश आपके सामने बनाया जाएगा वो कृत्रिम बनाया जाएगा। क्या बनाएंगे, कृत्रिम बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे माहौल में लाने की कोशिश की जाएगी जहाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली जाती है, थोड़ी बहुत संस्कृत बोली जाती है। ठीक है, ऐसे थोड़ी कि विद्यालय में पूरे पूरे बच्चे आते आते इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, नहीं। उनके सामने धीरे धीरे टीचरों के द्वारा, मास्टरों के द्वारा एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, कृत्रिम परिवेश आपके सामने तैयार किया जाएगा ताकि आप भी क्या हो जाए, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब भाषा अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक होता है। क्या होता है, स्वाभाविक होता है, और ये प्रशिक्षण द्वारा होता है। क्या होता है, अधिगम प्रशिक्षण द्वारा होता है, और भाषा अर्जन होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है मित्रों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने भाषा के संबंध में अपने क्या विचार दिए थे। इन्होंने दिया था अहम केंद्रित वाक। क्या दिया था, अहम केंद्रित वाक। तो जीन पियाजे का कहना है कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, वो संज्ञानात्मक विकास भाषा को भी क्या करता है, भाषा विकास को भी प्रभावित करता है। क्या करता है, भाषा विकास को भी प्रभावित करता है। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता जाएगा, जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार से उसकी भाषा में भी सहजता, स्वाभाविकता, मौलिकता, स्पष्टता, है ना, आती चली जाएगी, और वो उसका चिंतन प्रक्रिया वो भी बेहतरीन होती चली जाएगी। भाषा के संबंध में इन्होंने यही कहा कि अगर किसी बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास है वो अच्छा हो रहा है तो उसका भाषा विकास भी अच्छा होगा। यह एम केंद्रित वाक्य दिया था। ठीक है, 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने ये बात की थी जीन पियाजे ने। ठीक है, लेव वाइगोस्की, किसने, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था, तो इनका मानना था साथियों कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंत्यक्रिया करते हुए सीखता है। बिल्कुल सही बात है। बालक भाषा कैसे सीखता है, परिवेश से अंत्यक्रिया करते हुए सीखता है। जैसे कि बालक का जन्म हुआ किसी परिवार में, ठीक है, ये कोई बच्चा है, इसका जन्म इस परिवार में हुआ, यहाँ पर जो भी सदस्य हैं वो किसी न किसी भाषा में अपनी बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, फिर बच्चा इनके इनके संपर्क में आएगा और ये जो बात बोलेंगे बच्चा भी सुनेगा। ठीक है, तब तक बच्चा बुलबुलाएगा, फिर बच्चा धीरे धीरे उन वर्डों को सीख जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चे को ये कुछ कहेंगे, बच्चा फिर तोतलाता हुआ इनको बात कहेगा, तो ये क्या हुआ, ये एक अंत्यक्रिया हुई। क्या हुई, अंत्यक्रिया हुई। जो उसके सामने परिवेश है, जो पर्यावरण है, उससे वो अंत्यक्रिया करते हुए सीख जाते हैं। ठीक है, इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। निजी भाषा, निज वॉक। ठीक है, तो क्या होती है, निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कि जो बालक स्वयं अपने आप जो बात करता है, बोलता है, वो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है, और ले वाइगोस्की उसका उल्टा कह रहे हैं। कह रहे जो निजी भाषा है, एम केंद्रित वाक है जीन पियाजे का, उसको अगर वो मजबूत होता तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होता है। क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टॉपिक के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्नावली आ रही है, तो इसको बिल्कुल आप सीक्वेंस से सुनते जाइए अच्छे तरीके से, और मुझे ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, वो मैं क्या पूछा गया, कौन सा कथन उचित नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो यह एक सहज प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होती है, एक सहज प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है, यह एक सहज प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से होता है, किसी को कुछ सिखाया नहीं जाता है, बस वो परिवेश के संपर्क में आकर अंत्यक्रिया करता हुआ सीख जाता है। सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, या फिर बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। बच्चे के जो नियम होते हैं वो क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। कैसे कि अगर बच्चा धीरे धीरे भाषा अर्जन कर रहा है, स्वाभाविक रूप से बच्चा सीख रहा है, तो वो बोलेगा पापा आओ, मम्मी आई,
भाई आया, है ना। इस प्रकार से उसको लिंग का ऑटोमेटिक जो नियम है वो आत्मसात हो जाएंगे, ठीक है। पर वो बात कब पता चलेगी, जैसे कि आपको सब कुछ पता है पर आपके सामने क्या नहीं है, परिवेश नहीं है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको कैसे निकालूं। आपको हर बात पता है, बच्चे किसके घर में पैदा नहीं हुए, किसके घर में पैदा नहीं होंगे, सबके होंगे, सबके हुए हैं, सबको पता है बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। पर हमें ये जो वर्ड अब मिला है, अहम केंद्रित वोक है, ठीक है, और अब भाषा अर्जन है, स्वाभाविक है, सहज है, परिवेश है, ये चीज़ें आपके सामने अब निकल कर आई हैं, आपके अंदर तो हैं। यही तो है कि बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण तो करता है, बस उसको एक रास्ता दिखाना होता है, उसके सामने एक फैसिलिटेटर होना जरूरी है जो उसकी बात को बाहर निकलवा सकता है, बस परिस्थिति पैदा करनी होती है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों को नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है मित्रों, ठीक है। बच्चे नियमों को अपने आप आत्मसात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों राइट है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन डी इज बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। देखो, एक तो होती है भाषा सीखना, मतलब भाषा का अधिगम, और भाषा अर्जन, इसका मुख्य आधार क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें के मुख्य आधार है क्या। देखो, भाषा सीखता है बच्चा, भाई भाषा बच्चा ऑटोमेटिक भाषा अर्जन करता है, मतलब मातृभाषा को अर्जन करता है, एक भाषा सीखता है। कोई इंग्लिश आपको भाषा सीखनी है, वो मारवाड़ी भाषा या फिर आपके कोई भी जो ढूंढाड़ी भाषा है वो हो सकती है कोई भी, ठीक है, उसका आप अर्जन करने। तो इसका मुख्य अंतर का आधार क्या है, क्या पाठ्य पुस्तक होती है, नहीं। पाठ्य पुस्तक कैसे होती है भाषा अर्जन की, क्या मातृभाषा कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ी आपने, नहीं पढ़ी है, तो ये तो नहीं हो सकती। भाषा का उपलब्ध परिवेश हो सकता है, हाँ उपलब्ध परिवेश हो सकता है। भाषा की जटिल संरचनाएं, ये भी नहीं हो सकती। या फिर भाषा का लिखित आंकलन, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी राइट क्यों है मित्रों, मैं आपको बता दूं। भाषा का उपलब्ध परिवेश, जो मातृभाषा आपने कैसे सीखी, अपने माँ के परिवेश में आकर आपने सीखी, अपने परिवार के परिवेश में उसके साथ अंत्यक्रिया करते हुए आपने भाषा को सीखा, ये आपके सामने उपलब्ध परिवेश है। आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, इंग्लिश भाषा सीखनी है, फ्रेंच भाषा सीखनी है आपको, तो आपको भी उसी परिवेश में जाना होगा जहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ पर स्पोकन क्लास दिलाई जाती है, जहाँ पर संस्कृत में पढ़ाया जाता है, संस्कृत में लिखा जाता है, हर कार्य उसी में उसी भाषा में बोलकर करवाया जाता है। तो उस परिवेश में जाना पड़ेगा आपको, तब आप संस्कृत सीख पाएंगे। तो सीखना और अर्जन में आप अंतर पाएँ, समझ पाएंगे, और यही उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है मित्रों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें, कम से कम अपने भाई को, अपने बहन को साझा कर दिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके मित्रों। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर कौन सा स्तर होता है, प्राथमिक स्तर 1 से 5, उच्च प्राथमिक देखो प्राथमिक स्तर होता है 1 से 5 तक, ठीक है, कौन सा होता है, ठीक है। और पूर्व प्राथमिक होता है जो हम बच्चों को नर्सरी पढ़ाते हैं ना आंगनवाड़ी में, वो पूर्व प्राथमिक होता है। प्राथमिक ये 1 से 5वीं, कौन सा 1 से 5वीं, ठीक है। और उच्च प्राथमिक 6 से 8वीं, और प्रारंभिक शिक्षा ये होती है। प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, 1 से 8वीं तक प्रारंभिक शिक्षा बोली जाती है टोटल, और ये तो प्राथमिक है और ये उच्च प्राथमिक है। बिल्कुल सीख लीजिए आराम से, अच्छी बिंदास तरीके से, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण या फिर जरूरी चीज़ कौन सी है। भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान होना जरूरी है, या फिर भाषा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होना जरूरी है, या फिर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना जरूरी है, या फिर कक्षा में लिखित आकलन होना है। अब देखो आपको क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय की बात हो गई, हिंदी भाषा सीखना आपको, तो वहाँ पर आपको कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है वो उपलब्ध करवाना होगा बच्चों को। क्या करवाना होगा, प्रिंट समृद्ध परिवेश बच्चों को उपलब्ध करवाना होगा। आपने देखा होगा कि विद्यालय की जो कक्षा होती है उस कक्षा में चारों 4 दीवारें पर हर प्रकार का किसी न किसी प्रकार कोई चित्र होता है, कहीं पर बाहर कड़ी लिखी होती है, कहीं पर पहाड़ लिखे होते हैं, कहीं पर जोड़ बाकी की शंकरियाँ लिखी होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चे को प्रिंट समृद्ध परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए यह चीज़ें दी जाती है। इसका मतलब ऑप्शन सी मित्रों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं। देखो क्या बात है, इसको समझने की कोशिश करना। आपको यही पूछा गया कि इस लाइन का अर्थ क्या है, इस लाइन में निहित अर्थ क्या है, निहितार्थ, दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पर। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ये है
कि बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाए, ये तो गलत है भाई। जो बच्चे हैं तो अनुभव तो लेकर आते हैं कक्षा में कुछ ना कुछ, तो भाषा तो सिखानी तो पड़ती है, पर बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाए ये बात नहीं कह रहा है, ठीक है। और बी ऑप्शन है, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। क्यों सुधारा जाए भाई? जो मारवाड़ी बोलते हैं बच्चे, तो उसके शायद जब उसमें होगी, उसमें मौलिक विचार उसका उसी भाषा में मिलेगा हमको, ठीक है। क्या सुधारने की ज़रूरत है? बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। नहीं, बच्चा का जो भाषाई अनुभव है वो हमारे संसाधन के रूप में काम आएंगे। बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा किस प्रकार से अपना विकास किस ओर ले जा रहा है, उसको संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होगा, है ना। हर प्रकार की जो जानकारी है बच्चा उचित उसका अनुभव उस समय प्राप्त हो जाएगी। हम मूल्यांकन आकलन करने में हमारी महत्वपूर्ण जो सहायता हो जाएगी इससे, ठीक है। तो क्या बच्चे भाषाई अनुभव लेकर क्या करते हैं, विद्यालय में आते हैं, ये बात बोल रहा है ऑप्शन सी बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी मित्रों 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है मित्रों कि भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हमें बात करनी है कि भाषा सीखनी भी है और सिखानी भी है, मतलब भाषा अर्जन भी करना और भाषा अधिगम भी करना है। यहाँ पर वो वर्ड भी लिखे जा सकते, तो कोई भी दो राय नहीं है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो भी आंसर वही होगा जो अभी इस क्वेश्चन का हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक को, बी है सामाजिक अंतःक्रिया को, और सी है दृश्य श्रव्य सामग्री को, और 4th नंबर है बाल साहित्य को। देखो आपको लग रहा हो कि 4 ऑप्शन राइट है, पर मित्रों इसका ऑप्शन तो एक राइट होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और विश्वसनीय भी है ना। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं। क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन कर रहा है? सामाजिक अंतःक्रिया। मतलब अगर भाषा अर्जन करना है, बच्चों को मातृभाषा सीखनी है, तो सामाजिक परिवेश में आएगा, और विद्यालय परिवेश में आएगा तो अलग कोई दूसरी भाषा सीखेगा, तो अर्जन भी हो रहा है, अधिगम भी हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों, ये क्वेश्चन है आपके सामने 114 नंबर का, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए कलेक्शन किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा कक्षा में अपनी बात कहते हैं। क्या करता है? कोई हिंदी भाषा कक्षा है ये, और बच्चे जब अपनी बात कहते हैं तो उसमें मातृभाषा का प्रभाव दिखता है। क्या करता है? प्रभाव दिखता है। मतलब बच्चा हिंदी में बोलता बोलता क्या करता है, अपनी जो मातृभाषा उसके वर्ड भी यूज कर रहा है, उसके शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। तो ये बात है स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय, अनुचित है। क्या ये बात अनुचित है? क्या नहीं, अनुचित नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर आप चाहे आपकी मातृभाषा को आप कतई नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया मित्रों। कैसी है? स्वाभाविक प्रक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। अब सी विचारणीय, क्या इस पर विचार करना योग्य है? ये भी नहीं। निंदनीय तो हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चा अपनी जब बात करेगा तो उसकी जो मातृभाषा होती है ना, उसका इफेक्ट उस भाषा में पड़ता है, जरूर पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन जरा मैं इसको जूम कर दे, थोड़ा पढ़ लीजिए आप अच्छी तरीके से। ये लो, ठीक है। जिक्सॉ पहली को करते करते 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। मतलब अपने आप में बात करती है। तो ये वाइगोस की किस तरह को इस बात को वाइगोस की क्या कहकर संबोधित करेंगे, ये हमें पकड़ना है, ठीक है। तो वाइगोस क्या कहेंगे? इसको कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे वाइगोस की। अगर इसी की जगह नाम आ जाए जीन पियाजे, तो आपको क्या कहना है? अहम केंद्रित वार्ता, एम केंद्रित वार्ता कहनी है, ठीक है। तो वाइगोस्की ने इस बात को क्या, जो बच्चे हम भी कभी कभी बात करते हैं, अरे यार तू ये क्या कर रहा है, अरे यार तेरे पेन कहाँ है, चल तू बता, अरे नहीं ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसा करना है। तो ये जब हम अपने आप से बात करते हैं तो वाइगोस्की इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, और जो जीन पियाजे वो कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता, या फिर अहम केंद्रित वाक, एक ही बात है, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जीन पियाजे नाम लिए जाए तो यहाँ पर ऑप्शन 4th राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन सा है ऑप्शन? जो फर्स्ट है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की ने ये भाषा से संबंधित क्या बात कही थी। नोम चॉम्स्की ने भाषा से संबंधित क्या बात कही थी। आपको पता है भाषा अर्जन क्षमता या फिर भाषा अर्जन जो यंत्र था उसकी बात नोम चॉम्स्की ने कही थी। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। क्या होता है? प्रत्येक बालक होता है ना भाषा सीखने की क्षमता लेकर जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ये कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की कहना है कि जो बच्चा होता है वो भाषा सीखने की अपनी एक शक्ति लेकर पैदा होता है, जिसे लीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीड कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, तो इसके बारे में किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने हमें बताया था। लीड थ्योरी किसने दी थी? तो नोम चॉम्स्की ने दी थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अगली लाइन ये बता रही है विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर के से संबंधित होती है, जिसे समझने में लेड हमारी सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। मतलब जो हमारी लिपि होती है काफ़ी हद तक उसे इधर उधर कर देते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि आ रहा हूँ, ये हम क्या करते हैं? ठीक है, आ रहा हूँ, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, फिर भी हम इसे ग्रहण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसमें हमारी कौन हेल्प करता है? लेड करता है। कौन करता है? लेड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता यानी लीड थ्योरी। लीड थ्योरी किसने दी थी? नोम चॉम्स्की ने। बिल्कुल सीधा सा उत्तर है। तो जो हमारे इसके इन्होंने क्या था? अनुकरण। क्या कहा था? अनुकरण से भाषा सीखी जाती है, तो इसके इन्होंने ये कहा था। और ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा राइट हो जाएगा। पियाजे ने क्या कहा था? एम के अंदर वो दिया था। ठीक है, वाइगोस्की ने क्या दिया? व्यक्तिगत वार्ता दी थी। नोम चॉम्स्की ने लीड थ्योरी दी थी, जिसका नाम रखा था भाषा अर्जन यंत्र या फिर भाषा अर्जन क्षमता के साथ बच्चे जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होते हैं भाषा अर्जन करने की। ठीक है, ये नोम चॉम्स्की ने कहा था। ओके, ऑप्शन जो सेकंड है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है वाइगोस्की ने भाषा विकास का देश परिप्रेक्ष्य मतलब प्रस्तुत किया है। वाइगोस्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया हमारे सामने? तो व्यवहारवादी किया है क्या, या समाज सांस्कृतिक क्या है, या फिर व्यवहार सांस्कृतिक, या फिर संज्ञानवादी? तो वाइगोस्की ने क्या कहा था? सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा भाषा सीखी जाती है। क्या कहते हैं? सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा भाषा सीखी जाती है, ये हमें वाइगोस्की ने बताया था। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? व्यवहारवादी करेंगे, समाज सांस्कृतिक करेंगे, या फिर व्यवहार सांस्कृतिक करेंगे, या फिर संज्ञानात्मक? जरा गौर से इसका आंसर दीजिए। वाइगोस्की मोदी ने हमें क्या कहा था? हमें किस प्रकार से भाषा का जो अधिगम है वो करवाना चाहिए? ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों सेकंड। समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत भाषा विकास को हमारे सामने किसने प्रस्तुत किया था? वाइगोस्की मोदी ने किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है? बच्चे को भाषा अर्जन भी करवाना और भाषा अधिगम भी करवाना है, तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, ये भाषा का आकलन करना है, या फिर भाषा शिक्षण की पद्धति है, या फिर भाषा का परिवेश है? तो आप ये सोचिए कि भाषा सिखानी भी है और भाषा सीखनी भी है बच्चों को, तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं, सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो परिवेश सबसे ज़्यादा है। अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो पाठ्य पुस्तक भी उसके साथ अच्छा काम करेगी, शिक्षण पद्धति है वो भी अच्छा काम करेगी, जबकि भाषा का जो आकलन है वो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा? भाषा का आकलन सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। यह है भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की देश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को देश की दृष्टि से देखें। तो भाषा का अगर कोई शिक्षक है तो उसको जो भारतीय भाषा है उसमें मतलब किसको स्वीकार करते हुए किसको शहीद साहित्य को किस दृष्टि से देखना चाहिए? तो भाषा की जटिलता को स्वीकार करते हुए समृद्ध साहित्य को साहित्य की दृष्टि से देखना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता साथियों। ठीक है, अगला है तो भाषा में क्या है? क्या जटिलता है, विषमता है, विविधता है, या फिर सराहना है? तो भारतीय भाषाओं में क्या है? विविधता है। क्या? विविधता है। ठीक है, और हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? जो समृद्ध साहित्य उसको सराहना की दृष्टि से देखना चाहिए। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। कौन सा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर देवें, या फिर बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देवें।
तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, नहीं, बच्चे मातृभाषा में बात करेंगे, ये भी गलत है। तो बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भी भरपूर अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। हाँ बिल्कुल, शिक्षाप्रद बाल साहित्य बच्चों को पढ़ने चाहिए, पर हमें बात ये होती है कि बच्चों की जो रचना सृजनात्मकता है, बच्चे की स्वयं की रचना है, बच्चे की जो मौलिकता है ना, बच्चे को भी अवसर इस प्रकार के देने चाहिए कि बच्चे की रचनात्मक जो शक्ति है उसको भी बढ़ावा मिल सके। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों, ठीक है। अगली बात है, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य है, शब्द हैं, उनकी पुनरावृत्ति करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? पुनरावृत्ति करने लग जाता है। तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या करते हैं, अब जब हम भी कभी कभी पढ़ते हैं तो किसी लाइन को वापस दो बार नहीं 3 बार पढ़ लेते हैं, 3 बार नहीं 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 4 बार पढ़ने के बाद में हमें क्या मिलता है, उस बात को हम 4 बार क्यों पढ़ लेते हैं, ये हमें पूछा गया है। सार्थक कोई बच्चा है जो पढ़ते समय क्या करता है, कोई वाक्य है, शब्द है, उसका पुनरावृत्ति कर लेता है, तो वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, ऐसा नहीं है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये भी गलत बात है। क्यों अटक अटक नहीं पढ़ सकता? वह समझ के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिन नहीं होती है। नहीं, ऑप्शन जो थर्ड है साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो क्या करता है, वह समझ के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश करता है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी भी लाइन का अगर आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस लाइन को अगर हम 2-3 बार पुनरावृत्ति करते हैं, उसका दोहरान करते हैं, तो हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं और अंत तक हम उसका अर्थ निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, मतलब कौन सा भाषा का सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है, उसका भाग है, ठीक, उसका सही डोमेन है। तो साथियों इसका आंसर होगा हमारे सामने संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। क्या होता है? संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, मतलब अति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार कौन है? संप्रेषण है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, भाषा संप्रेषण से भी बहुत अधिक चीज़ होती है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखनी है मतलब भाषा का अधिगम करना है, तो कौन सा कथन सही है वो हमें पता करना है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल, ये तो बात हमें नोम चॉम्स्की ने बताई थी, लेड थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है। भाषा अर्जन यंत्र के बारे में नोम चॉम्स्की ने हमें बातचीत बताई थी, ठीक है। तो इसके संबंध में कौन सी बात है सही है? भाषा सीखने के बारे में, ठीक है। तो भाषा अर्जन करने के बारे में बात सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो ऑप्शन गलत है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते, ऐसा नहीं है, बच्चे घर पर ही भाषा सीख लेते हैं, वो मातृभाषा होती है बच्चों की, ठीक है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा नहीं, तो वो से ही, से भी, केवल, तो ये चीज़ें क्या करती है, बढ़ावा देती है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करती है। तो संचार माध्यमों से ही भाषा थोड़ी सीखते नहीं, जरूर थोड़ी आपके घर में टीवी हो तो ही आप हिंदी बोलना सीखोगे, आप उस मातृभाषा को ग्रहण कर पाओगे, नहीं, ऑप्शन ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाषा सीखनी है बच्चे को, तो भाषा जो अर्जित करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये हमें नोम चॉम्स्की ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं होती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषिक यानी ऐसी कक्षा, ऐसी जो क्लास जिसमें बच्चे विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से आते हैं और वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो बहुभाषिक कक्षा होती है, उसमें बच्चे की जो भाषा होती है उसको संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, या फिर शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है, या फिर आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो मित्रों ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। बहुभाषिकता एक विद्यालय या फिर कक्षा के जो बच्चे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बहुभाषिकता को हमें स्थान देना है। बहुभाषिक जो कक्षा होती है उसमें बच्चों को अलग अलग प्रकार की भाषा सीखने को मिलती है, बच्चों की सहज अभिव्यक्ति हर एक बच्चे को सुनने को मिलती है। इससे बच्चे को क्या मिलता है, स्वायत्तता मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। और ये चीज़ संसाधन के रूप में हमें कार्य करती है, ठीक है, हमारी हेल्प करती है कि बच्चों के भाषाई विकास में हमारी सहायता कौन करती है, बहुभाषिकता करती है। तो ये संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया से संबंधित मतलब ग्राफ यानी कुछ ग्राफ का क्या करते हो, लिखते ही है ना। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो अधिगम अक्षमता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएगी, तो बिना किसी रुकावट का आप आराम से पढ़ते चले जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, भाषा केवल
अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि शुम से खाली जगह का माध्यम है। भाषा मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, ये तो प्रकाश आपको कब से ही कह रहा है। संप्रेषण ही भाषा नहीं है, इससे बढ़कर ही भाषा बहुत कुछ है। व्यापक दृष्टिकोण है भाषा का, समग्रतावादी भाषा है। मतलब भाषा अपने आप से क्या करना है, बातचीत का भी माध्यम होता है। क्या होता है, भाषा बातचीत का भी माध्यम होता है, अपने आप से बातचीत करने का भी माध्यम क्यों होता है, तो भाषा होती है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, भाषा सभी विषयों के खाली जगह में होती है, तो पढ़ने में होती है या फिर अध्ययन में होती है भाषा सभी विषयों के, या फिर केंद्र में होती है या फिर प्रारंभ में होती है। तो देखो मित्रों, भाषा होती है ना, वो क्या होती है, सभी विषयों के केंद्र में होती है। क्या होती है, सभी विषयों के केंद्र में होती है। जैसे कि हिंदी मीडियम कक्षा में देखी जाए या फिर हिंदी मीडियम विद्यालय में देखा जाए, तो जो हिंदी होती है उसी लैंग्वेज में सभी भाषा की जो क्या होती है किताबें दी होती है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे गणित हो। ठीक है, तो और इंग्लिश भी होगी ना, तो भी उसका ट्रांसलेट हिंदी में करके बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, तो भाषा सभी विषयों में होती है। और अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, अदर कोई पाठ्य पुस्तकें हैं, है ना, हिंदी को छोड़कर शायद, और जो सामाजिक है, विज्ञान है, वो भी किस में होगी, इंग्लिश में होंगे। तो भाषा सभी विषयों की कहाँ पर होती है, केंद्र में होती है। साथियों कहाँ होती है, केंद्र में होती है। मतलब जो भाषा होती है वो सभी विषयों को अंतर संबंध बनाए हुए रखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है। तो राय तो हमारी चारों भी हो सकती है, पर सही राय हमें बतानी है। क्या होता है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, बिल्कुल संभव नहीं है। ये बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो बहुत हद तक ये चीज़ें संभव होती है। जैसे कि व्हाट्सएप की दुनिया ने क्या किया है, अब ये कोई लिपि थोड़ी है, मतलब आ रहा हूँ ये, ठीक है, अब इसको हिंदी में लिख रहा हूँ आ रहा हूँ, इसको भी पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, तो देवनागरी लिपि है, और इसको भी हमने रोमन लिपि में लिख दिया, चेंज कर दिया ना। तो बहुत हद तक कोई चीज़ संभव है, एक भाषा को दूसरी भाषा की लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ऑप्शन जो सेकंड है साथी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। बात आती है हिंदी के पाठों में भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या होता है, कि हिंदी के अगर पाठ हैं और वहाँ पर अन्य भाषा कुछ शब्द हैं, तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए। तो पाठ को लेखक, पाठ का जो लेखक है वो हिंदी नहीं जानता, ये तो गलत बात है मित्रों। क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि भाई अगर किसी ने हिंदी का पाठ लिखा है तो ये तो हिंदी भाषा जानता है, ये तो ये ऑप्शन गलत है। और पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति करता है, बिल्कुल हो सकता है ये। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, अस्पष्ट क्यों, पाठ तो बिल्कुल स्पष्ट है, वहाँ पर अन्य भाषा का शब्द होता है, क्या है उसका अर्थ तो स्पष्ट होगा ही होगा ना। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो भी नहीं हो सकता। और फोर्थ है विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा सकती, ये भी गलत चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, कोई पाठ है, उसमें अगर कोई भाषा के जो वर्ड हैं वो आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो पाठ होता है ना वो समाज में बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति देता है। मतलब अगर कोई हिंदी का बच्चा है तो वहाँ पर हिंदी के वर्ड ही हैं, और अगर फारसी है, उर्दू है, अरबी है, वहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है कि उर्दू का, तो वहाँ पे कोई कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उर्दू भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, समाज की बहुभाषी स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य कौन कर रहा है, जो लेखक होता है, जो पाठ होता है, उसमें वो अन्य शब्द करते। तो ऑप्शन सेकंड है साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनमें भाषा विकास है उसको दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है। ठीक है, मतलब 1 से 8वीं तक मान लीजिए, या फिर 1 से 5वीं तक बच्चे उनको भाषा विकास करवाना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, समाचार पत्र बच्चों को पढ़वाया जाए ताकि भाषा विकास हो सके, बाल साहित्य दिए जाए या फिर पत्रिका दी जाए। तो मित्रों ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बच्चों को बाल साहित्य दिए जाए ताकि बच्चे भाषा का विकास बच्चों में अच्छी तरह से हो सके, और उनको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने को मिल सके, उसमें भाषा का विकास बहुत ही अच्छा हो सके। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर, और बच्चों के पाठ्य पुस्तक के निर्माण में हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो कोई प्रसिद्ध लेखक उसे मानते हैं, या फिर प्रसिद्ध रचनाएं, या भाषा की विभिन्न रंगतें, या फिर भाषा के विविध गद्य साहित्य। तो गद्य या फिर पद्य नहीं आएंगे पद्य भी, तो विभिन्न रंगतें। तो प्राथमिक स्तर पर तो ये भी नहीं हो सकता गद्य पद्य बच्चों को अलग अलग करवाया जाए, तो उसका विशेष ज्ञान नहीं दिया जाता, बट कि हाँ हो सकता है विभिन्न रंगते, यानी इसमें कहानी आ जाए, एकांक किया जाए, है ना, और निबंध भी आ जाए, कविता भी आ जाए, हर प्रकार के रंगते, मतलब अलग अलग प्रकार की
जो चीज़ें होती है उसको मिक्स करके बच्चों के साथ दी जाती है। तो ऑप्शन थर्ड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति कम में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है? प्राथमिक स्तर है, 5वीं कक्षा का बच्चा है, वो अपनी बात को सहज रूप से कह रहा है, स्वाभाविक रूप से कह रहा है, मतलब मौखिक रूप से बच्चों को या फिर टीचर को बता रहा है। तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? स्पष्ट होना जरूरी है, उसका शुद्ध उच्चारण होना जरूरी है, बोलने में आत्मविश्वास होना जरूरी है, फिर मौलिक विचार। तो मौलिक विचार होना जरूरी है, ये तो महत्वपूर्ण चीज़ है। और बोलने में आत्मविश्वास, बच्चा अपनी आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है तो ये भी चीज़ ठीक है। स्पष्ट यानी अपनी बात को कहने का जो उसका तरीका है वो ठीक है, उस बात को सही कह रहा है, पर उसमें जो शुद्ध उच्चारण है वो कोई ज़्यादा रोल अदा नहीं करते, क्योंकि बच्चा होता है वो तुतला कर भी किसी बात को कह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी बात सही हुई? मतलब बच्चे का शुद्ध उच्चारण है वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका या फिर बात अदा नहीं करते हैं। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति उसमें मौलिक विचार होना जरूरी है। बच्चे का बोलने का जो लहजा है उसमें आत्मविश्वास होना जरूरी है। और बच्चे की बात स्पष्ट होनी जरूरी है कि बच्चा क्या कहना क्या चाहता है, ये बात हम समझ पाएँ तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जबकि जो शुद्ध उच्चारण है वो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, यह क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। लो जी, ये लो। ठीक है, बात है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब उद्देश्य क्या वो हमें देखना है मित्रों। ठीक है, क्या करना है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या वो हमें देखना है। ठीक है, तो विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करवाना? जी नहीं, प्राथमिक स्तर पर हम रचनाकारों के नाम याद करवा क्या कर लेंगे, नहीं ना। और सेकंड है विशेष सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्द का अर्थ जानना। देखो यहाँ पर जो केवल वर्ड है नहीं, ये इस बात को गलत कर देता है। केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना नहीं, केवल तो ये तो करना ही है ना, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ करना है, केवल ही थोड़ी करना है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है दूसरे के विचारों को शब्दांश दोहराने मात्र की कुशलता का विकास करना। नहीं, दूसरों के जो विचार है उसको शब्दों के अंश को दोहरा कर हम उसमें कुशलता का विकास थोड़ी कर सकते, नहीं ना। तो पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। क्या होता है कि विश्व की जो सभी भाषाएं होती है ना वो थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। क्या ये संभव है? क्या कथन ये संभव है, या फिर भ्रामक है ये चीज़, या फिर आंशिक रूप से सत्य, या फिर पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, मतलब पूर्णतः सत्य है? तो पूर्णतः बात सत्य है। थोड़े से फेरबदल के साथ क्या किया जा सकता है? हम लिख सकते हैं। तो व्हाट्सएप में हम जब लिखते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खा लिया क्या, तो हम बात तो हिंदी की कह रहे हो, लिख किस में, रोमन में लिख रहे हैं, ABCD में लिख रहे हैं। तो थोड़े से फेरबदल के साथ क्या कर सकते हैं, उसको दूसरी लिपि में लिखा जा सकता है। तो ये पूर्णतः सत्य बात है मित्रों। क्या है? पूर्णतः सत्य बात है। तो आपको बहुत मजा आएगा आई थिंक सेशन में, और इसी सेशन को आप एंजॉय करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। और अगला आपको जल्द ही इसका सेशन मिल जाएगा। 7-8 कक्षाओं में आपको हिंदी पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के साथ कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस सेशन में जुड़िएगा, इस सीरीज से जुड़िएगा, अपने मित्रों के साथ साझा करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ साझा करें। हमें बहुत अच्छा लगता है अपने आप को पहचानिए मित्रों। बहुत कुछ आप कर सकते हैं अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते चले जाएंगे तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। ओके।